ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना। जी सर। चलो, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो रेगुलेटर्स पे की। ठीक है ना। बक रेगुलेटर, बूस्ट रेगुलेटर और बक बूस्ट रेगुलेटर किया था या नहीं डिस्कस किया था? जी सर, फॉर्मूले लिखे थे बक बूस्ट कन्वर्टर के। हाँ, तो उसमें डायग्राम दिखा रहा था ना मैं। बक बूस्ट का रह गया था दिखाना, या ऐसे ही है? जी सर। हम्म। तो वो भी मैं अभी शो कर देता हूँ। ओके, ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी, ये स्क्रीन आपको नजर आई? जी सर, आ गई। तो हमने फॉर्मूले लिख लिए थे, लेकिन हमने इसको तफसील से देखा नहीं था। हमने कहा था इसको हम बाद में देखेंगे अगर जरूरत हुई तो। सही है ना। जी सर। तो ये बकबूस्ट रेगुलेटर है। और ये ऊपर ही नहीं आ रहा, खैर। ये आपको पूरी इसकी नजर आ रही है? जी सर, पूरी आ रही। आप पे पास जरा मसला हो रहा था, खैर। इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि बी ए में बी लेस देन और ग्रेटर देन बी एस। यानी आउटपुट जो है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। और पोलैरिटी जो होगी वो आउटपुट की ऑपोजिट होगी, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इन्वर्टिंग रेगुलेटर। याद है ये बात मैंने कल बताई थी? है। और ये इसकी सर्किट डायग्राम है, जिसके अंदर ये एक स्विच है, इंडक्टर कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है, डायोड उल्टा लगा हुआ है और ये लोड। ये इसकी वजह सर, से इसकी हमारे पास करंट। बूस्ट कन्वर्टर की तरह की है, सिर्फ डायोड उल्टा लगा हुआ हाँ, नहीं, थोड़ा सा फर्क है वोल्टेज वगैरह का, करंट की डायरेक्शन का। है। अच्छा। और जब हम इसको हाँ सॉल्व करते हैं, हाँ कह सकते हो कि मतलब थोड़ा इस हिसाब से सेम ही है। तो हमारे पास जो हमने ये ड्राइव किया था, आ गया ये हमारा आउटपुट आया वोल्टेज। ठीक है, और ये हमारे पास करंट आया, ये हमारे पास रिपल वोल्टेज आया। ये हमने लास्ट क्लास में चीज की थी, इसकी डायग्राम करंट की और वोल्टेज। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, जी सर। उसके बाद चूक रेगुलेटर था, तो चूक रेगुलेटर को मैंने नहीं लिखवाया था ना। नहीं, आपने नहीं लिखवाया था सर। तो वो भी हम लिख लेते हैं, तो इस्तेमाल तो वो भी हो रहा है काफी ज्यादा। तो मैं ये शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जी, ये नजर आ रही है जगह? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके। तो हमारे पास हाँ, ये रेगुलेटर था, चूक रेगुलेटर। ठीक है ना। ठीक। जी सर। अच्छा, इसकी सर्किट डायग्राम भी अगर मैं आपको बना दूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उससे इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर एक इंडक्टर है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ एक स्विच है। ठीक है। स्विच मीन्स ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। सही। ठीक है। ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, इसको हम L1 कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर C1। ठीक। इसके बाद ये मेरे पास एक डायोड है, ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद एक और इंडक्टर है, इसलिए हमने L1 कहा था, तो ये क्या हो गया, L2। तो यहाँ पर मेरे पास एक और कैपेसिटर है, इससे हमने C1 कहा था। तो यहाँ पर ये असल में बेसिकली दो दो सेट होते हैं, L1 C1 और L2 C2। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, लोड। ठीक है। और उसमें करंट जो है वो ऐसे डाउनवर्ड से फ्लो करता है, I0, यानी आउटपुट करंट, जिसको हम एवरेज करंट IA भी कहते हैं। तो इसलिए ये इसकी पावर नेगेटिव होती है, क्योंकि माइनस एंटर कर रहा है ना करंट।
ठीक है। हो और यहाँ तक क्लियर? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका आउटपुट निकालेंगे। तो इक्वेशन में लिखवा देता हूँ यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज मेरे पास बराबर है माइनस ऑफ इनपुट और डी क्या था, ड्यूटी साइकिल। जी सर। ये इक्वेशन कहीं देखिए। ये सर उसी की थी माइनस के सारी बक बूस्ट वाली। मतलब बग क्या कह रहे हो, बग बूस्ट क्या? बक बूस्ट कन्वर्टर वाली इक्वेशन थी। हाँ, तो इसमें कुछ क्या चेंज है? तो सर उसमें जो था वो इनपुट था, इसमें सोर्स है। नहीं नहीं, इनपुट सोर्स है भाई, वो तो इसको सोर्स लिखा है, आप इसको इनपुट लिखना ले रहे अच्छा, सेम ही है सर। हैं। यहाँ पर मैं इनपुट लिखूँ, हाँ जी कोई फर्क सेम है? है। नहीं सर सेम है। हाँ तो सेम है, तो इसलिए तो मैंने कहा था कि आपका जो बक बूस्ट है जो काम करता है वही काम ये कर रहा है। ये भी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और इन्वर्टिंग है सर ये भी, लेकिन फंक्शनिंग डिफरेंट है। सही है। हम्म, इसमें दो इंडक्टर है तो रिपल करंट भी फिर दो ही होने चाहिए ना, क्या ख्याल है? हम्म, यहाँ पर वहां एक ही था, यहाँ दो होंगे, डेल्टा आई। सही है। बंद कर दूं? बिल्कुल। ये आ जाएगा कि हम ड्यूटी साइकिल को डी ले रहे हैं ना। जी सर डी लेगा। डी वी इनपुट अपॉन L1, एफ, एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी। सही है। ठीक है। जी सर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डेल्टा आई आई टू टू, है। वो बी बी इन अपॉन L2F। हम्म क्या करें? बिल्कुल सर। और कैपेसिटर के डेल्टा कितने होंगे, यानी वोल्टेज के? वो भी दो होंगे। वो भी दो होंगे, क्यों? कैपेसिटर भी दो लगे हैं। नहीं, एक ही होगा। अच्छा वजह एक उसकी हो। ये, हाँ वजह उसकी ये कि हमारा जो कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है वोल्टेज के लिए, वो ये वाला है, ये, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट के पैरेलल में आ रहा है, इसकी वेरिएशन का मतलब आउटपुट की वेरिएशन है। जबकि यहाँ पर वोल्टेज की वेरिएशन हमें कोई इतना मैटर नहीं करता, मगर करंट दो जगह पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। हम्म तो लोड के तो ऑपोजिट वाला होता है उसकी सिर्फ मैटर करती है। हाँ, इसलिए दूसरे की जरूरत नहीं है मैं कि वो भी काम करो। तो ये है डी वी सलाम इन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सो हाँ, गए थे? जी सर। हाँ, मैंने कहा मैं भी सो रहा था, अलार्म से आंख खुली, वरना सोते रहे। L2 और C2 हमने रिकॉर्डिंग में लगा लिया था ताकि तुम बात में सुन सको। ठीक है जी। जी सर। ये बन गई इक्वेशन इसकी, ये नोट कर लो। दिस इज ले सर। कॉल्ड चूक रेगुलेटर। सर इससे पहले कुछ करवाया है क्या? नहीं, मैं यहीं से शुरू किया। ठीक है। ओके ओके सर। बाकी ये थोड़ी सी चीज है, वो तो तुम रिकॉर्डिंग में भी देख लोगे। चूक रेगुलेटर है और उसकी इक्वेशन है। सही है। जी सर। सर इसका काम क्या होता था? वही जो बक बूस्ट है, एक आउटपुट वोल्टेज ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हटा भी सकता है। और इसका आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी इनपुट से उल्टी होगी, यानी इन्वर्टिंग रेगुलेटर, जस्ट लाइक। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। अच्छा जी।
ओके, आगे चलते हैं। ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं जरा वो लेक्चर खोल रहा हूँ। जी, ये नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा जी। सर। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ? जी सर। हम्म। ओके जी। ये फर्स्ट वन इज बक रेगुलेटर। देन उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल थी, इन्होंने एग्जांपल से एक बक की दी हुई है और न्यूमेरिकल नहीं करा इन्होंने। इसके बाद ये बूस्ट रेगुलेटर। ठीक है, ये है असल सर्किट बूस्ट का, जैसे हम मैं बनवा रहा था ना, तो ये वाला देख रहे हो दोनों सर्किट्स को। जी हम्म। सर। तो ये जो उन्होंने स्विच लगाया हुआ है बेसिकली ये इस चीज से इम्प्लीमेंट होगा, तो ये सही दिखाया उन्होंने। ये देखो, कल का मेरा याद है बूस्ट रेगुलेटर के हम ऐसे करके यूं करके पहले इंडक्टर को चार्ज करेंगे इस लूप पे। ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर? जी सर। हाँ, तो करंट इस तरह से आएगा और ये जब ऑन होगा तो पहले ये चार्ज होगा, तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। जैसे ही वो होगा हम इसको ऑफ कर देंगे तो करंट यूं आगे चला जाएगा और इसको चार्ज करता हुआ यूं आ जाएगा। तो यहाँ पे हम्म। करंट गिरने लगेगा, जब वो गिर जाएगा दोबारा से ऑन हो जाएगा, फिर ये भी चलेगा इस तरीके से। याद है मैंने कल कराया था? बिल्कुल सर। ये वही चीज है। ओके, उसके बाद बूस्ट रेगुलेटर ये रहा। ये चार्जिंग साइकिल है, यानी जब चार्ज हो रहा होगा। और ये डिस्चार्जिंग साइकिल है, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा। सही है? ठीक है बच्चे। ठीक हो गया सर। ये वही ठीक। 1 - डी, आउटपुट बराबर है इनपुट अपॉन 1 - डी। ठीक है, देन उसके बाद बक बूस्ट आ गया। अच्छा, ये पढ़ भी लो, द आउटपुट वोल्टेज कैन बी स्मॉलर और लार्जर। सही है? सही है। ठीक। जी सर। और ये आखिरी पॉइंट, द आउटपुट हैज अ नेगेटिव पोलैरिटी। अभी यही दोनों मैंने बातें बताई आपको। जी सर। और करंट देखो ये उल्टी डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया था वहां पे, करंट उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। स्टेडी स्टेट कंडीशन, प्राइस रेडिएशन, इंडक्टर करंट पीरियोडिक होगा, एवरेज। ठीक है, ठीक है। अह, इसको ड्राइव करके ये चीज हमारे पास आ रही है, वी आउट और वी एस डी अपॉन 1 - सही है। हम्म। जी सर। अच्छा, यहाँ माइनस साइन नहीं आ रहा ना? तो हाँ जी सर, यहाँ पे हमारे साइन नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा, इन्होंने आउटपुट को ही उल्टा कर दिया। देखो, हमारा आउटपुट का प्लस ऊपर माइनस नीचे था, करंट नीचे से जा रहा था तो माइनस आएगा। अगर आउटपुट हम्म। को उल्टा कर दूंगा तो फिर जाहिर से ही प्लस हो जाएगा। आई बात समझ हम्म। में? जी एक ही सर। बात है। ओके जी, ये देखें। ये क्वेश्चन हमारी भी आई थी ना, और कह रहा है बक कब है ए टू बी और एक्स टू। ये ए टू बी एक्स टू है क्या? ये उन्होंने अपनी रेंज दी है यहाँ से है। मतलब वही कि कुछ वक्त के लिए ये बक बन सकता है, कुछ वक्त के लिए ये बूस्ट बन जाता है, दोनों काम कर सकता है ये। जब ऊपर हम्म। वाला डोमिनेट कर जाएगा तो बक है, नीचे वाला कर जाएगा तो बूस्ट है। सही है। बूस्ट। ये चूक रेगुलेटर है। ये देखो, अभी मैंने चूक रेगुलेटर बनवाया था, L1 L2 C1 C2, स्विच और लोड। बिल्कुल। राहिल, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ, मैं शायद सो गया दोबारा। अच्छा, ये हम्म। मैंने अभी बनवाया था ना, वही चीज है। बिल्कुल सर। हम्म। हाँ, तो ये चूक रेगुलेटर हो गया। अच्छा, इसका काम ना काफी लंबा होता है। ये ये इन्होंने तो फिर भी थोड़ा ही बताया है, काफी लंबा काम होता है। लेकिन आफ्टर डेरिवेशन ये तमाम काम करने के बाद, ये देखें, ये सारी चीजें करने के बाद आफ्टर डेरिवेशन हमारे पास कहाँ गई इसकी क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बक बूस्ट वोल्टेज सोर्स, ये तो कुछ और ही काम शुरू हो गया वो। हाँ। यहीं तक था ना चूक रेगुलेटर, इसमें इक्वेशन कहाँ निकाली है यार इन्होंने? ये काम कैसा किया भाई, समझ में नहीं आता। आधा कुछ आधा पौना लगता है काम। इक्वेशन कहाँ निकाली है इन्होंने? मुझे तो नजर नहीं आ रही, तुम लोग आ रही है नजर? नहीं सर। सर ये निकाली हुई शायद पहले पेज पे। यहाँ पर कहाँ निकाली है? ये पहले है ना? अच्छा, ये देखो चूक के ऊपर, सी के ऊपर वो दिया हुआ है एक मध्य सा हम्म। दिया हुआ है ना, तो ये कोई जर्मन लेटर है, सी नहीं है ये, इसलिए इसको चूक कह रहे हैं। हो सकता है हम्म। जर्मन जर्मन में सी को चे कहते हो, तो चूक बन गया। टर्किश हम्म। में ये सब। पता नहीं यार, चलो छोड़ो। अच्छा, यहाँ पर है कहीं? नहीं है।
मैं पता नहीं क्या करा, खैर मैंने आपको लिखवा दिया। द सेम एज बक बूस्ट, तो सेम क्या है इसमें, क्वेश्चन तो कहीं आ नहीं रही। ये रही, ये है शायद, माइनस डी अपॉन डी प्राइम वीजी। डी प्राइम जो है ना, आई थिंक ये वन माइनस डी होगा, इन्होंने इसको ऐसा लिख दिया। समझ में आई बात? हम्म। डी अपॉन डी प्राइम आ गया ना, तो डी प्राइम आई थिंक वन माइनस डी होगा। कहीं लिखा है डी प्राइम वन माइनस डी? पीछे आओ। डी प्राइम वन माइनस डी, ये मेंशन ही नहीं किया हुआ, या तो बोर्ड पे तुम लोगों को कराया हुआ शायद। मेंशन करना चाहिए था ना यार। डायग्राम भी नहीं बनाई हुई, वेव फॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ लिख रहे हैं वन माइनस डी, यहाँ पे वन माइनस डी लिख रहे हैं, तो या तो हो ना एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा शुरू से, वन माइनस डी को डी प्राइम कह रहे हैं। वन माइनस डी लिख रहे हैं तो डी प्राइम नहीं यूज कर रहे हैं ना, पर यहाँ पे अचानक डी प्राइम इस्तेमाल कर लिया, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन ये वही चीज है, डी अपॉन वन माइनस डी, सही है। हम्म। ठीक हो गया सर। ओके जी, इंडक्टर करंट वेव फॉर्म, कैपेसिटर वेव फॉर्म, ओके। हाँ ये देखो, देखो इधर देखो, इंडक्टर करंट, दो इंडक्टर्स आ रहे हैं ना, आई वन आई टू, हम्म। तो डेल्टा आई वन और डेल्टा आई टू दो निकलेंगे। लेकिन कैपेसिटर की बात करें तो एक ही चीज आ रही है हमारे पास, तो डेल्टा, ये वाली चीज निकलेगी डेल्टा हुई। आई बात समझ में? हम्म। ओके जी। ये जुमला बड़ा जबरदस्त है, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। was buffer to connect to voltage source. अगर वैसे तो पता नहीं, ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये पूछे कि ये इसका क्या मतलब है, तो आप क्या बताओगे? इंडक्टर इज एन एनर्जी बफर टू कनेक्ट टू वोल्टेज सोर्सेज। जी, क्या बताएंगे? मतलब कि अगर चार्ज करना है, इस तरह मतलब एक सोर्स से दूसरी सोर्स को अगर चार्ज करना हाँ है। सही सही, पहुंच गया, राहिल पहुंच गया, बिल्कुल जैसे अभी कल बताया था मैंने, कि किसी भी दो वोल्टेज सोर्सेज को आपने चार्ज डिस्चार्ज करवाना है, तो इंडक्टर उसमें बफर के तौर, एनर्जी बफर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, कि उनके बीच में इंडक्टर होगा तो ये काम हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी से छोटी तो हो जाएगी, मगर बराबर या छोटी से बड़ी नहीं हो पाएगी। क्या ख्याल है? हम्म। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कॉमन इश्यूज इन नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स। ये क्या मतलब होता है नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स? ये मैं टिपिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें, बाकी तो आप पढ़े लेंगे। नॉन आइसोलेटेड का क्या मतलब होगा? इसका आइसोलेटेड भी है कोई, और नॉन आइसोलेटेड भी है, है? सर वो पता नहीं यार, आइसोलेट, किस चीज से आइसोलेट? मैं बता देता हूँ। देखो, कुछ रेगुलेटर्स जो होते हैं ना, वो उसमें स्विचिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है। जब ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो ये बिल्कुल प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ क्या हो जाएगी, आइसोलेशन। तो वो हमारे पास आइसोलेटेड कन्वर्टर्स कहलाते हैं, जिनमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा हो। और जिनमें नहीं होता, जैसे जो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, वो सारे के सारे नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें वो कनेक्टेड है। बात अच्छा। समझ में आई? बात समझ में आ गई? जी जी। हम्म। ओके जी, कंपैरिजन, कन्वर्टर एज डीसी ट्रांसफार्मर। देखो ये भी मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपको बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ, कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, असली ट्रांसफार्मर, वो तो एसी होता है ना, डीसी तो कोई नहीं होता, है ना? जी तो इसे वो क्या काम होता है एसी ट्रांसफार्मर का? सर, तो स्टेप अप करता है वोल्टेज, स्टेप डाउन करता है। सही है। वैसे अगर असल सवाल पूछा जाए तो उसका असल काम होता है पावर को ट्रांसफॉर्म करना। खैर अभी छोड़ो, हम ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे, इसलिए बस इतना ही काफी है। स्टेप अप स्टेप डाउन करता है ना, वोल्टेज बढ़ाता है या घटाता है, हम्म। तो वो वोल्टेज कौन सा होता है? एसी। एसी, बिल्कुल सही। और ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, पूरी दुनिया का जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ट्रांसफार्मर पे ही बेस करता है। एग्री? बिल्कुल सर। हम्म। तो अब यही काम अगर मुझे डीसी में करना हो, तो डीसी में हम ये काम कर नहीं सकते। जब इस दुनिया के अंदर बिजली बनी थी, तो दो जो साइंटिस्ट थे, बड़ा मशहूर वाकया है, एडिसन और दूसरे का नाम क्या था, टेस्ला। टेस्ला। इनकी वॉर कहते हैं, एडिसन टेस्ला वॉर बड़ी मशहूर है, एनिमेटेड मूवीज भी मिल जाएंगी आपको गूगल पे, यूट्यूब पे। तो हम्म। एडिसन और टेस्ला में जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि एडिसन डीसी सिस्टम के हक में था, और पूरा सिस्टम डीसी बनाना के मतलब चाहता था, और टेस्ला जो था वो ऑल्टरनेटिंग के हक में था। सही है। तो कौन जीता उन दोनों में से? टेस्ला। टेस्ट।
टेस्ला हार जीता। गया टेस्ट क्या चीज? कौन हार गया? एडिसन। हाँ, लेकिन टेस्ला को किसने जितवाया? एसी ने। नहीं नहीं, पागल हो, एसी एसी तो जीता है ना, जितवाया किसने? ट्रांसफॉर्मर ने। ट्रांसफॉर्मर ने। एसी ने को जितवाया किसने? ट्रांसफॉर्मर ने, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से आप क्या करते हो, बड़ी दूर दूर तक ट्रांसमिशन करवा सकते हो। आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, करंट गिर जाता है और उसको भेज दिया जाता है, इस तरह वापसी कर ली जाती है। ट्रांसफॉर्मर की वजह से एसी सिस्टम हमारा विन कर गया, यानी टेस्ला, और एडिसन नहीं कर सका। ठीक है। लेकिन अगर उस जमाने में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती, ये देख रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिखी हुई, ये अगर उस जमाने में मौजूद होती तो एडिसन भी जीत जाता, क्योंकि उस जमाने के अंदर डीसी ट्रांसफार्मर नहीं था। और डीसी ट्रांसफार्मर कुछ होता भी नहीं है असल में, ये होते हैं डीसी चॉपर्स, डीसी रेगुलेटर्स, डीसी कन्वर्टर्स, आप कोई भी नाम दे दें। बात समझ में आई? तो उसकी एक छोटी सी मिसाल है बक रेगुलेटर और बूस्ट रेगुलेटर। अगर बक रेगुलेटर देखें तो वो स्टेप डाउन डीसी ट्रांसफॉर्म डीसी कन्वर्टर है, और अगर बूस्ट की बात करें तो वो स्टेप अप डीसी कन्वर्टर है। क्या ख्याल है? सही बात। इसलिए ये कह रहा है कन्वर्टर एज डीसी ट्रांसफार्मर, यानी कन्वर्टर है मगर वो एक तरह से ये चीज बनी हुई है समझाने के लिए आपको। सही है। सब ऐसे ट्रांसफार्मर में तो वो जब तक म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी जिसकी वजह से वो चेंज इन वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तक तो वो हो नहीं पाएगा ना स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो इसमें जी, कैसे हो जाता है? ये ट्रांसफार्मर थोड़ी है, कन्वर्टर है। आप जो अच्छा। बता रहे हो तो ट्रांसफार्मर बता रहे हैं ना। हम्म। तो ट्रांसफार्मर में नहीं हो सकता, जब भी तो ट्रांसफार्मर में डीसी के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, डीसी में करता है वो तो। आई ये बात वो समझ में? ऐसे ही लिखा। सही है। तो ये देखें, ये बक रेगुलेटर और ये बूस्ट रेगुलेटर और ये बक बूस्ट रेगुलेटर, तो तीनों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैसे बुक की चीज नहीं है, इन्होंने बस ऐसी खुद से दिखाई है। ये क्या है? बिजली सप्लाई। ये क्या है? लोड। बीच में उन्होंने एक ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया हुआ है, जो पुराना हम लोग यूज करते हैं, वही है ना। हम्म। और ऐसे दो नीली लाइनें डाल दी ताकि आप समझ जाओ कि असल में ट्रांसफार्मर ये नहीं है, ये कन्वर्टर्स को शो कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में? यानी हकीकत में कन्वर्टर्स हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार यहाँ पर ना आप एक काम करो, स्टेप अप डीसी ट्रांसफार्मर बना दो, तो बेसिकली आप ये चीज बनाएंगे, बूस्ट। अगर मैं कहूँ यार स्टेप डाउन बना दो, तो बेसिकली आप बक बना रहे होंगे। आई बात समझ? तो एक ही सर्किट से शो कर रहे हैं वो। चलिए। अरे भाई ठीक है। जी सर। अच्छा देखो, अब इसने यहाँ पे रेशियो क्या लिया है? 1:n। बताएं, दिख रहा है आपको? जी सर। रेशियो क्या लिया हुआ है इसने? 1:n। एंड ठीक है। मसला ये कि मुझे ये बताओ कि ये किसके लिए है? स्टेप अप स्टेप डाउन किसके लिए? ये है इस दोनों के लिए। भाई देखो, यहाँ पर ये वैसे तो दिख रहा है ये स्टेप अप है, क्योंकि 1 है और n बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि n एक वेरिएबल है। अगर n d हो जाए, d मतलब ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल आप जानते हैं ना, 0 से 1 होता है। जी सर। बोले? जी सर। 0 से 1 का क्या मतलब हुआ कि ये 1 है, ये 0 से 1 है, यानी यहाँ पर छोटा ही होगा, तो स्टेप डाउन हो गया ना ये। तो देखो n इक्वल टू है, तो ये बक है, नीचे लिखा हुआ है। और n अगर 1/1 - d है तो बूस्ट है, क्योंकि इसके अंदर यानी जो ये टर्म है ये 1 से बड़ी ही होगी, यानी 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। और बक बूस्ट दोनों बनाने तो वो दोनों कॉम्बिनेशन डाल दिया, उसका कॉम्बो। आई बात समझ में? बिल्कुल नहीं सर। सर। है नहीं आई? क्या नहीं आई? पूछ लो। नहीं ये एन एन जीरो तो समझ आ गई छोटा हो सकता है। ये बड़ा कैसे हो सकता है? वो देख लो ना, नीचे लिखा तो है n = 1/1 - d। करके देख लो उसमें, d को कुछ भी रख के देख अगर लो, अगर बड़ा ही हो। 1 डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा और अगर हाँ तो 0 इन्फिनिटी, डालेंगे। एक मिनट, अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी 1 से बड़ा नहीं होता? बड़ा ही होता है। सही बात।
फिर तो तुम कह रहे हो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हो तो रहा है। हम्म, सही बात हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जी सर। चलो आगे चलो। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, कंपैरिजन कन्वर्टर एज डीसी ट्रांसफार्मर। ये करंट वेवफॉर्म, यानी वो वोल्टेज की करंट वेवफॉर्म लिखाई, वही चीजें लिखाई है करंट के लिए। सही है। हम्म। ओके जी। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ऑन कंपोनेंट्स, ये अब कुछ रियलिटी आ गया। आई थिंक ये इतना पता नहीं है, तो फिर तुम लोग बहुत डीप जाना पड़ेगा, इसलिए इसको इतना थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। बक है, ठीक है। यानी कि ये मेन हमारी चीजें हैं, आउटपुट वोल्टेज, करंट, इंडक्टर करंट, आउटपुट करंट, सोर्स करंट। और हमारे पास जो इधर लगी हुई चीजें वो क्या है, डायोड और ट्रांजिस्टर स्विचेस हैं। इसके अलावा कैपेसिटर और इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट्स हैं। Comparing basic DC one disadvantage of boost, the input current has a direct path from the input voltage source to the load. No switch is placed in this path. हाँ ठीक है। ये डायग्राम याद है आपको बूस्ट की, कल जो दिखाई थी, जी सर जी। बिल्कुल। कैसी थी? ये दिख रही है आपको? बताओ। जी सर। डायग्राम है ना? हम्म। तो देखो इस डायग्राम में वो क्या कह रहा है कि जो करंट का रास्ता है वो यहां से लेकर लोड तक स्ट्रेट पाथ है क्या नहीं, बताएं। बिल्कुल सर है है। तो। वो कह रहा है बीच में कोई स्विच नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर ये पूछे टीचर तो आप ये बात बता सकते हैं कि कोई स्विच नहीं है। तो मैं दोबारा वही लगाता हूँ जो उसने लिखा था। अब इस डायग्राम देख ली तो अब आपको कहाँ गई वो, ये रहा। ये क्या कह रहा है, द इनपुट, ये दिख रहा है, द इनपुट करंट हैज अ डायरेक्ट पाथ, द इनपुट करंट हैज अ डायरेक्ट पाथ हम्म। from input voltage source to the load. No switch is placed in this path. As a consequence, two problems rise. Large peak input current in startup, यानी जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो एक लार्ज करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। नो ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड। यानी होते हैं ये, अब फिजिकल चीज होती है, शायद आपको पता ही हो। ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रिलेज लगती है। तो वो कह रहा है इधर लगाना, क्योंकि ये सीरीज पाथ है, जरा मुश्किल है। तो ये दो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं इसकी वजह से, डायरेक्ट पाथ की वजह से। बक एंड बक बूस्ट डू नॉट एग्जिबिट दीज प्रॉब्लम्स। बक में भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, बक बूस्ट में भी डायरेक्ट पाथ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है। हम्म। दोनों के अंदर अगर आपको सर्किट याद हो, नहीं तो कल वाला देख लो, कि यहाँ पर स्विच लगा हुआ है रास्ते के अंदर। तो देखो, बूस्ट बनाने में नुकसान है, लेकिन अगर मैं बक बूस्ट बना लूं तो ये फायदा भी मुझे मिल रहा है कि मुझे एक तो एक ही कन्वर्टर दोनों काम करके दे रहा है, दूसरा बूस्ट वाला ही प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है। सही है सर। ओके जी, आगे चलिए। नेक्स्ट, सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन। अब ये तो रेक्टिफिकेशन आ गई, खैर। तो यूज कंट्रोल ट्रांसिस्टर्स, मॉसफेट, द वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसिस्टर। अच्छा भाई, हमारे पास जो स्विचेस हैं इसमें आगे शायद कहानी इन्होंने पता नहीं लिखी है, नहीं लिखी, कहाँ गई, एक जगह मैंने देखी थी। इस पता नहीं स्लाइड में है या नहीं है, नहीं दी हुई। हमारे पास स्विचेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो ये पूरी एक मैंने कहीं पढ़ी थी, आपके इसमें ही थी। तो उस पर ट्रांसिस्टर्स भी हैं, डायोड्स भी हैं। अब इनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, जैसे मॉसफेट हमने पढ़ा है, बीजेटी हमने पढ़ा है, आईजीबीटी हमने पढ़ा है, और भी इसके अलावा है। इसके अलावा डायोड्स भी हैं। ये शॉर्ट की डायोड, ये हमने अंडरग्रेड की चीज है, शॉर्ट की डायोड। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है। हम्म। ये सिंबल है शॉर्ट की डायोड का, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल। जीनर की तरह का। द कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टर्मिनल टू द ड्रेन टर्मिनल, ठीक है। तो इसकी इंडक्शन नेगेटिव में भी होती है ना, कंडक्शन। किसकी? किसकी ऐसा बताओ। नहीं। नहीं नहीं, वो अरे जीनर बुआ, की होती है शायद। डायोड की बात कर रहे हो? हम्म। भाई देखो, कंडक्शन जो है ना वो उसकी पॉजिटिव में नॉर्मल होती है और नेगेटिव में नहीं होती। अगर होगी तो वो ब्रेकडाउन में होगी, और ब्रेकडाउन में जो डायोड होता है वो जल भी जाता है। सही है। हम्म।
लेकिन जो जीना डायोड होता है उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो फॉरवर्ड जब होता है यानी पॉजिटिव में, तो वो ऐसे बिहेव करता है जस्ट लाइक अ नॉर्मल डायोड, यही चलता है। लेकिन नेगेटिव के अंदर वो ब्रेक डाउन में भी चलता है और बिल्कुल नॉर्मल चलता है, तो वो जलता नहीं है। यानी आर्म डायोड जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जबकि जो जीना डायोड है वो नॉर्मल वर्किंग करेगा ब्रेक डाउन रीजन में। इस ब्रेक डाउन का जो जीना रीजन है इसलिए उसको जीना डायोड कहते हैं। आई बात समझ में? जी जी। ओके, ये इनपुट पर, अच्छा इनपुट आप अक्सर पूछते हैं ना कि इनपुट यानी जो ये स्विचिंग करवाएगा, स्विचिंग वो कैसे हो रही है, तो ये स्विचिंग की उन्होंने टेक्निक दिखाई हुई है, पीडब्ल्यूएम और फीडबैक लूप। पीडब्ल्यूएम मींस पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये कहीं आपने डीएलडी वगैरह में इस तरह की कोर्सेज में आपने पल्स विद मॉड्यूलेशन देखा होगा। तो इसके जरिए हम यहाँ पर पल्सेस प्रोवाइड करेंगे कि ये कब ऑन होगा और कब हमारा ऑफ करेगा। बाकी कोई इतने इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इनपुट करंट इंजेक्टेड टू द आउटपुट आरसी सेल, छोड़ दो ऐसे ही है। ये बता रहे हैं कि नॉइसी इनपुट करंट है तो आउटपुट हमारे पास किस तरह से शो कर रही है, बक में, बूस्ट में और बक बूस्ट में। तो बक का हमें एक फायदा मिल रहा है, बूस्ट का हमें नुकसान मिल रहा है, बक बूस्ट पे हमें बराबर ही है रिस्पॉन्स, ना फायदा ना नुकसान। एक तरह से अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, हम्म, ठीक है ना। और आखिर में इनपुट करंट एंड करंट रिजेक्टेड इनटू द आउटपुट आरसी सेल, इसको कह रहे हैं आरसी सेल आखिर का। ये फिल्टर हमारे पास हो गया, ये एडिशनल ईएमआई फिल्टर। ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर। हाँ, करीब करीब, वैसे मैं समझा तुम लोग वो कहोगे जो किस्तें नहीं देती ईएमआई की। हम्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटरफेरेंस, इसके भी फिल्टर होते हैं। इंडक्शन भी कह सकते हैं, इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। ये फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं इसको रोकने के लिए, ईएमआई को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी कैपेसिटर कहीं पर आ जाए, इंडक्टर कहीं पे आ जाए, तो दो की वजह से हमारे पास वो होने लगती है, क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस। दो की वजह से रेजोनेंस होने लगती है। उस रेजोनेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, दोनों है ना। कैपेसिटर है, इंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड मिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो सकती है। और उसी उसी की वजह से हीट भी होती है और तमाम चीजें भी होती हैं, ज्यादा नहीं होती मगर होती हैं, तो उसकी फिल्ट्रेशन भी जरूरी होती है, ठीक है। ओके जी, ये मॉडिफाइड किया, इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें पहले सर्किट देखना है तो पहले हमें नॉर्मल देखना पड़ेगा, फिर मॉडिफाइड। और इसमें बुक हमारी इन्होंने बताई नहीं कोई समरी की पॉइंट्स, अगर ये रही। नेट मोहन देख रहे हैं आप लोग? जी सर। और राशिद देख रहे हैं, हारून रशीद। जी सर। बेटा ये दो बुक्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये ज्यादा अच्छी है, रशीद। ये भी खैर अच्छी है, नेट मोहन बुरी नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल में हम के लेते थे, याद है। हम्म। ये नेट मोहन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें वो डी ले रहा है। बात एक ही, आप के ले लें डी ले लें, क्या फर्क पड़ता है, सही है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात, बताएं। जी सर। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइम भी आई थिंक ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो फिर मैं इसको दोबारा शुरू करूंगा। यार क्या नाम है तुम्हारा, राहील? जी हेलो, तुमने वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था अलग करो, वो करके भेज दिया था? जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे है। यार ग्रुप पे क्यों भेजा? वो ईमेल करते हैं ना, यहाँ लैपटॉप पे खोलूंगा ना मैं। वो जरा मुझे अभी ईमेल करो जल्दी से, मैं वो खोलता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ, तुम जल्दी से ईमेल करो, मैं वो खोलता हूँ, फिर मैं मीटिंग में दोबारा शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो रही है। ठीक है, मुझे भेजो। सही है सर।